हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव, योर लीगल एप्टीट्यूड मेंटर। आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट केस लॉज कर लेते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट केस लॉ हैं उन सबको हम लोग एक जगह कर लेते हैं, और उम्मीद है कि आप जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आप लोग ज़रूर लाएंगे, और पूरी मुझे उम्मीद भी है कि आप ऐसा करेंगे भी, है ना। आप लोगों ने तैयारी बड़ी अच्छी की, बस आपको अब फोड़ने की ज़रूरत है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इन दिनों में 2-3 दिनों में जो आपके पास समय है, ठीक, तो आप उसको अच्छे से पहले सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लें। रिवीजन पर रिवीजन ये सफलता का एक पहला मूल मंत्र है, तो इस पर काम करो, है ना, 2-3 दिन, ठीक। बुक उसके बाद ये भी है कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सवाल आएंगे आपने पढ़े हैं वही आएंगे, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इस क्लास को शुरू करते हैं भाई, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। तो सबसे पहला केस हम लोग बात करते हैं और उसको समझते हैं। मैं केस को समझाते भी चलूँगा ताकि आपको वो दिमाग में रहें, ठीक। तो पहला केस है आपका केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक। पहली केस जो हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम है कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अच्छा, इस केस में हुआ क्या, सबसे पहले यही हमको जानना है। तो देखो, इस केस में हुआ क्या कि जैसे कि मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर लें, ठीक, आपको मिल जाएगा। CUET UG मटेरियल, या फिर आप लीगल स्टडीज़ भी सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, या फिर लीगल एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में बना हुआ, ठीक। फिलहाल केशवानंद भारती, देखो हुआ क्या, हमारे पास जैसे कि हम लोग अगर जन्म ले लिए, जैसे कि अगर हम लोग इंडिया में अगर पैदा हो गए तो हमको अब पैदा होने की वजह से बहुत सारे राइट मिल गए, ठीक। तो उसमें जानो कि फंडामेंटल राइट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में डिफाइंड है ना, तो 12 से लेकर 35 तक, तो यहाँ तक आपको आपके राइट्स मिलेंगे कि आपके क्या राइट्स हैं। अगर आप किसी देश में मतलब अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में पैदा हो गए तो क्या राइट्स हैं, तो उसी को लेकर था कि भाई क्या जो पार्लियामेंट होती, क्योंकि आप सब सारे बच्चे मैं ये मान के चलता हूँ कि सबको ये पता है कि भाई देश में कानून कौन बनाता है, ठीक। देश में कानून आपकी संसद बनाती है, ठीक। किस केंद्र के स्तर पर, जैसे जहाँ मोदी बैठते हैं वो काम कौन करता है, वहाँ जो लॉ बनते हैं वो कौन बनाता है भाई, मोदी जी बनाते हैं। उनके गवर्नमेंट के लोग, या फिर कहें अदर गवर्नमेंट के लोग मिल के बनाते हैं। लोकसभा राज्यसभा मिल के बनाती है, प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल होते हैं। उसी तरीके स्टेट में बनाते हैं तो आपकी विधान परिषद और साथ ही साथ विधानसभा के साथ साथ राज्यपाल मिलकर बनाते हैं, ठीक। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सब मिले होते हैं सारे लोग, ठीक। फिलहाल तो केशवानंद में ये था कि केशवानंद में एक लाइन में समझो ये कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि संविधान बहुत अच्छे से लिखा गया है, उसमें सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई। तो कहा गया कि आप संविधान को बदल नहीं सकते, बस संविधान के ऐसे भाग को बदलिए जिससे संविधान का नेचर ना बदले, ठीक। संविधान का नेचर ना बदले, तो इस पे ध्यान देना होगा। तो इसी को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। एटलीस्ट आप उसके फेस को ख़राब नहीं करेंगे। आ रही बात समझ, सिर्फ क्या ख़राब करेंगे भाई, अगर आपको कुछ अमेंड ही करना है तो कुछ पार्ट अमेंड कर सकते हैं, लेकिन मूल जो एम है उसको कभी नहीं ख़राब करेंगे। क्लियर है सभी को? चलो, तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, ये लिखा रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। दूसरा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मेनका गांधी का जो केस है ये आपके एक मैगजिम पे रिलेटेड है, उसका नाम है आरडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब कि दूसरे पक्ष को भी हमको सुनना है, ठीक। अच्छा, इस केस में क्या हुआ, मेनका गांधी जी जा रहे थे भाई, फ्लाइट थी उनकी, लेकिन फ़्लाइट की जो अथॉरिटी है उनको रोक ली थी, है ना, उनको जाने नहीं दी। उनका पासपोर्ट भी ले लिया, उनको बताया नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिर उन्होंने बाद में केस किया, तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप दूसरे पक्ष को सुने बिना कैसे ये डिसाइड कर लेते हैं, ठीक। तो उसमें यही प्रिंसिपल निकल गया आरडी अल्ट्रम पार्टम। और एक बात और निकल के, पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, मतलब कि आप क्या दे रहे हैं भाई, आप उनको बाद में सुनने का मौका दे रहे हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप क्या करेंगे, पहले तो उनको सुन लीजिए, उसके बाद जो डिसीजन करना हो तो करिए, ठीक। तो ये आपके नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है। तो मेनका गांधी में क्या कहा गया भाई, आरडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक। ये भी हो गया आपका। तीसरा केस है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। तो देखो इसमें क्या हुआ था कि जो बिहार राज्य है वहाँ की एक जेल थी जिसमें बहुत सारे कैदी थे, उनकी कंडीशन बहुत बेकार थी, ना सही से खाना, ना सही से साफ़ सफाई, ये सब सारी कोई, और साथ साथ उनका कोई ट्रायल भी नहीं हो रहा था, केस लंबे दिनों से पड़े हुए थे, वो उसे जेल में सड़ रहे थे। तो
ये जो सोशलिस्ट होते हैं, जो सोशलिस्ट लॉयर होते हैं, वो PIL दायर करते हैं, PIL चलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक। तो उसके थ्रू ये हुसैन आरा खातून आया केस, इसमें आपके स्पीडी ट्रायल की बात की गई। मतलब इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई जो प्रिजनर्स हैं उनको भी उनके केस जल्दी जल्दी सुने जाए, तो इसमें आया स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट। क्लियर रहेगा। और यहीं से आपके PIL की भी क्या हुई, शुरुआत हुई। क्लियर है। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अगला है शांताबाई वर्सेस बॉम्बे। शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। देखो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये बताया गया कि भाई ये चल संपत्ति है और ये अचल संपत्ति है दोनों। इसमें आपसे पूछे कि शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या चीज़ें, क्या निकल के आया, जज साहब ने क्या क्या या कोर्ट ने क्या कहा, तो आप ये बताएंगे कि सर ऐसा हुआ कि शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये बताया गया कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, दोनों में डिफरेंस बताया गया, दोनों में अंतर बताया गया। क्लियर रहेगा सभी को। आगे बढ़े। मार्शल वर्सेस ग्रीन का केस है। मार्शल वर्सेस ग्रीन। मार्शल वर्सेस ग्रीन में भी यही डिफाइन करने की कोशिश की गई कि भाई हम ये देखेंगे आपका इंटेंशन क्या है। आप सच में, जैसे कि आपका भी इंटेंशन है, आप सच में एडमिशन पाना चाहते हैं कि बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, ठीक। आ रही बात समझ, या आपने जो अभी समय बीता 6 महीने 7 महीने का, क्या आप सच में उसमें एडमिशन पाने के लिए पढ़ रहे थे, बस ऐसे ही टाइम ख़राब कर रहे थे। तो वही चीज़ इसमें भी मार्शल वर्सेस ग्रीन में कहा कि इंटेंशन क्या है ना। तो इसमें एक केस, जो केस था उसमें ये बात सामने आई कि देखो क्या होता है, जैसे कि आप कोई पेड़ लगाते हैं, मान लो आप आम का पेड़ लगा रहे हैं। अगर आप आम का पेड़ फल खाने के लिए लगा रहे हैं, मतलब आम आप लगा रहे हैं, उससे आप हमेशा चाहते हैं कि मैं उसका फल खाऊं, तब तो ये कैसी नेचर की हो गई भाई, तब तो ये अचल संपत्ति है, इमूवेबल नेचर की है। लेकिन अगर आपने जब आम का पेड़ लगाया था तो आपको ये था कि भाई इस आम के पेड़ को मैं कटवा दूंगा और इसका फर्नीचर बनवा लूँगा, तब तो ये किस नेचर की हो गई भाई, मूवेबल नेचर की। यही बात इसमें मार्शल वर्सेस ग्रीन में कोर्ट ने बहुत बखूबी से बताई भाई कि इंटेंशन का क्या रोल है आपके प्रॉपर्टी लॉ में, ठीक। तो एक मार्शल वर्सेस ग्रीन का केस था। अब देखो अगला केस है। क्लियर है ना। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। देखो मैडम वर्सेस ग्रीन, मैडम पिल्लई वर्सेस भद्रकाली का केस है। तो इसमें बच्चा ओरल ट्रांसफ़र की बात हुई, मौखिक ट्रांसफ़र हो जाता है। वैसे आप सभी को पता है कि जैसे जो अचल संपत्ति है, जो इमूवेबल नेचर की प्रॉपर्टी, उसमें हमेशा डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, ये सभी को पता है। नहीं पता तो नोट करो, ठीक। तो मैडम पिल्लई वर्सेस भद्रकाली में हुआ क्या था कि मैडम पिल्लई जो थी उनके हस्बैंड ने उनको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति दी थी 100 रुपये की। उस समय की बात है, बहुत पुराना केस है। तो उस समय जब उनके हस्बैंड ने उनको प्रॉपर्टी दे दी थी, ठीक, ओरली दे दी थी, कहा कि ले जाओ भाई तुम्हारे नाम, ठीक। लेकिन क्या हुआ, बाद में उसके हस्बैंड ने, इनके हस्बैंड ने तीसरे आदमी को बेच दी। अब तीसरा आदमी प्रॉपर्टी लेने पहुंच गया। तो अब इस केस में मैडम पिल्लई पहुंच गई हाई कोर्ट। कोर्ट में ये निकल के सामने आया कि उसका हस्बैंड कह रहा कि मैंने तो ऐसे ओरली कहा था, ओरली कहा था, और 100 रुपये से अधिक वाली प्रॉपर्टी तो रजिस्ट्रेशन होती है माय लॉर्ड। तो इस केस में जो जजेस ने कहा कि भाई देखो तुम्हारा इंटेंशन उस समय क्या था, अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी देना। तो उस केस में जजेस ने एक थ्योरी दी ओरल ट्रांसफ़र की, कि प्रॉपर्टियाँ क्या हो सकती है, ओरली भी ट्रांसफ़र हो सकती है। क्लियर है। तो इसमें मैडम पिल्लई वर्सेस भद्रकाली में क्या है भाई, ओरल ट्रांसफ़र। चलो आगे बढ़ते हैं। गजाधर वर्सेस रोमबाई का केस है। देखो गजाधर वर्सेस रोमबाई का केस लीज से संबंधित है। लीज का मतलब क्या होता है भाई, पट्टा। तो देखो गजाधर वर्सेस रोमबाई में ये हुआ कि सभी को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को कुछ रेंट के, कुछ पैसे पर, रेंट पर अपनी जो अचल संपत्ति किसी को दे देते हैं, भाई यूज करो तुम, ठीक। उसको बोलते हैं लीज। हुआ क्या, लीज में क्या होता है, जो देता है, जो प्रॉपर्टी देता है उसको हम लोग लेसर बोलते हैं। जो अपनी प्रॉपर्टी देता है उसको लेसर, और जो प्रॉपर्टी लेता है उसको हम लोग लेसी बोलते हैं, ठीक। अब देखो जो लेसी, जिसने प्रॉपर्टी ली, अब वो फिर से लीज कर सकता है। लीज करने का मतलब किसी दूसरे को प्रॉपर्टी दे दे, उसको हम लोग सब लीज, लेसी बोलते हैं, है ना। हमने दोबारा लीज कर दिया दूसरे पार्टी ने, तो उसको सब लीज बोल, मतलब तीसरे आदमी को दे दिया। तो ऐसे ही केस गजाधर वर्सेस रोमबाई में हुआ। तो जो सब लेसी था उससे 2 बार पैसे लिए गए। एक तो लेसर लिए, मेन मालिक लिए, फिर जिसको लीज किए थे वो भी ले लिया, ठीक। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि देखो तुमने एक ए नाम का कोई बच्चा, ए नाम का कोई आदमी, ए ने बी को दिया और बी ने सी को दे दिया।
तो देखो यहाँ ए का कोई रोल नहीं, अब यहाँ बी सी का रोल चलेगा। तो यही केस इसमें डिसाइड हुआ कि भाई सब लेसी भी लेसी होता है ना। आ रही बात समझ में? आप दो बार उसे एक ही चीज़ के लिए रेंट नहीं ले सकते, तो इसमें सब लीज की बात आई, याद रहेगा सभी को, सब लीज। अगला है बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का रूल है। अच्छा, बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की बात हुई। हुआ क्या बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर में, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, है ना, इंडिया, ये कहाँ चले गए, इंग्लैंड घूमने चले गए। इंग्लैंड घूमने चले गए तो जो वाइफ थी उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब तबीयत ख़राब हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये एटलीस्ट 15-20 दिन यहाँ रेस्ट करेंगी, ठीक। तो उस केस में हस्बैंड का फ़ोन आया कंपनी से, तो वो वापस इंडिया आ गया, ठीक। उसी बीच हस्बैंड ने कहा कि मैं तुमको पैसा देता रहूँगा, ठीक। लेकिन बाद में हस्बैंड आने के बाद पैसा देना बंद कर दिया। तो उस केस में अब ये चली गई, केस कहाँ चली गई, कोर्ट चली गई। तो जब वाइफ जो है कोर्ट चली गई, तो कोर्ट में ये सवाल था कि इसमें दोनों पति पत्नी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो कोर्ट ने यह कहा कि भाई देखो, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इंटेंशन ज़रूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ हो रहा है वहाँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, आप वैधानिक रूप से आना चाहते थे, है ना, वैधानिक रूप से आप संबंध, लीगल संबंध बनाना चाहते थे। तो इस केस में बताया गई बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर में संविदा के लिए क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, ठीक। तो इसमें इस केस में उस पत्नी को उसमें कोई कंपनसेशन नहीं मिला, ठीक। अब सोच रहे होंगे इस पत्नी का क्या होगा, भाई ये पत्नी मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है, वो सीआरपीसी में चलेंगे, ठीक। अभी ये बात आप इतना ही समझिए, बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर जब पूछा जाए तो आप बताएंगे भाई कि सर इसमें ये हुआ था कि संविदा के लिए इंटेंशन होना ज़रूरी है कि संविदा की परफॉर्मेंस की जाएगी, ठीक। आगे बढ़े हम लोग। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस है, इसमें जनरल ऑफर की बात हुई, ठीक। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में जनरल ऑफर की बात हुई। इसमें क्या हुआ, एक कंपनी है, कंपनी ने न्यूज़पेपर में ऑफ़र दिया तो किसी व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। तो अब बाद में कंपनी मुकरने लगी, बड़ा लंबा फैक्ट है, हम लोग ज़्यादा डील नहीं करते। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में जनरल ऑफर, सामान्य ऑफर। तो कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, होता क्या, ऑफ़र तो दो व्यक्ति करते हैं एक दूसरे के प्रति, लेकिन ये किस नेचर का है ऑफ़र, उन्होंने कहा ये जनरल नेचर का है। एक ही आदमी बहुत सारे लोगों के साथ क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तो ये इसमें कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में क्या हुआ, जनरल ऑफर क्या सामान्य प्रस्ताव का कॉन्सेप्ट आया है। क्लियर रहेगा सभी को। इसमें बहुत बड़ा केस है इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, हालांकि जो आपसे पूछा जाएगा वो जनरल ऑफर। बाकी दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस था। इसमें देखो आपका कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रिंसिपल है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आप समझते हैं, कुछ के बदले कुछ, है ना, समथिंग फॉर समथिंग, क्विड प्रो क्यो, है ना। तो अभी इस बलदेव, दुर्गा प्रसाद बलदेव में जब आपसे पूछा जाए कि ये केस किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे भाई ये किससे रिलेटेड है, आपके प्रतिफल से। इसमें क्या हुआ था, एक डीएम साहब थे, डीएम साहब के कहने पर ये बलदेव जो था बहुत सारे रूम बनवा रहा था, उसको रेंट पे देगा। तो लेकिन हुआ क्या कि एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो कहता कि भाई मैं आपका रूम रेंट पे लूँगा। तो ये बलदेव ने उसको और चमकवाया, बाद में उसने मना कर दिया। तो ये केस चला गया। भाई बलदेव ने कहा कि मैंने तीसरे पार्टी के कहने पे बनवाया था। कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपने डीएम के कहने पे बनवाया था, जो उस जिले के डीएम थे उनके कहने पे बनवाया था। तो इसमें निकल के यही आया था प्रिंसिपल, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसी आर एनी पर्सन हैज़ टू डन आर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग आर हैज़ टू डू प्रॉमिस इन फ्यूचर। तो कहा कि भाई इस केस में क्या होगा, आपसे जब भी पूछे तो आप बताइए कि इसमें प्रतिफल डिफाइंड हुआ, क्या डिफाइंड हुआ, प्रतिफल या कंसिडरेशन, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक। आगे चलो, डोनुग वर्सेस स्टीफन में नेग्लिजेंस डिफाइंड हुआ, ठीक। इसमें क्या, डोनुग वर्सेस स्टीफन वाले केस में क्या है, एक भाई दो व्यक्ति हैं, शराब की दुकान पे जाते हैं, जब शराब पीते हैं तो उसमें एक मूस का टुकड़ा, मूस का मतलब मूस समझते हैं, रैट का एक टुकड़ा उस बियर बॉटल में मिलता है। तो वहाँ बच्चा नेग्लिजेंस आता है और उसमें कहा जाता है कि यहाँ जो लायबल होगा कौन होगा, जो कंपनी है वो बनाने वाली कंपनी। तो यहाँ ड्यूटी ऑफ केयर, इसमें ड्यूटी ऑफ केयर भी का कॉन्सेप्ट आया था। ड्यूटी ऑफ केयर कौन करेगा, तो ड्यूटी ऑफ केयर कौन करता है, मैन्युफैक्चरर करता है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद एमसी मेहता वर्सेस श्री राम फूड फर्टिलाइजर का केस है। ये एमसी मेहता वर्सेस श्री राम फूड फर्टिलाइजर का केस दिल्ली में हुआ, ठीक। ये किससे रिलेटेड है भाई, ये आपके टॉट से रिलेटेड। बस एक फैक्ट जाना, दिल्ली में क्या हुआ कि एक
ये श्रीराम फूड फर्टिलाइज़र थी, इसमें से गैस निकली और गैस निकल इतना खतरनाक गैस थी कि वो पूरे दिल्ली में पहुंच गई और सांस के प्रॉब्लम से लोग पूरे बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए भाई। तो इस केस में इसमें भाई इसी के बाद आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी डिफाइन हुआ था। बस आप इतना ही जानिए एमसी मर्सर वर्सेस श्रीराम फूड फर्टिलाइज़र के केस में दिल्ली में घटित हुआ था और वो रिलेटेड था गैस लीक से। ठीक, उसके बाद है यूनियन कार्बाइड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको हम लोग भोपाल गैस त्रासदी केस भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट का इसमें रिसाव हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे भोपाल में। ठीक, पीएन भगवती ने इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। यही पूछा जाता है कि ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस में आया है। ठीक, तो कौन दिया था? पीएन भगवती साहब ने। भोपाल में ये केस घटित हुआ था यूनियन कार्बाइड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक, सभी को याद है? अच्छा देखो, ये फिर उसके बाद लास्ट वाला ये केस है एमएच हॉस्कॉट केस। एमएच हॉस्कॉट का केस जो हुआ, अच्छा ये केस था आपके लीगल एड से रिलेटेड। ये एमएच हॉस्कॉट का जो केस है ये आपके लीगल एड से रिलेटेड है। अच्छा, होता क्या है भाई कि जो गरीब आदमी है उसको क्या देना है? लीगल सहायता देनी है। तो एमएच हॉस्कॉट का जो केस था उसमें जो जज थे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही देखो हम लोगों का ये पर्पज़ नहीं है सिर्फ कि लीगल एड दें, तो लीगल एड तो दे रहे हैं भाई, अच्छा लॉयर देने पड़ेंगे। ठीक, जैसे हम लोग किसी को लीगल एड दे रहे हैं तो हम लोग ये भी देखेंगे कि वो लॉयर कितना कम्पेटेंट है। मान लो उधर से बहुत सीनियर लॉयर हैं तो इधर से भी हम लोग सीनियर लॉयर देंगे। ठीक, और किसी तरीके से हम लोग अनजस्टिस नहीं करेंगे किसी भी मैटर में। तो लीगल एड का देने का ये मतलब है, इक्वलिटी में ये मतलब है। तो हालांकि आपसे जब पूछे एमएच हॉस्कॉट किससे रिलेटेड है केस, तो आप बताएंगे लीगल एड से। किससे? लीगल एड से। याद रहेगा सभी को? चलो अगले केस पे बढ़ते हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। देखो विशाखा का केस जो ये है ये किससे रिलेटेड है? सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस। कार प्लेस पे भाई महिला उत्पीड़न है ना, तो उसको रोकने का इस केस में कहा गया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो, तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। ये चीज़ क्या है भाई? गलत है। तो इस केस में एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया था। वैसे सेक्सुअल हरासमेंट आपके आईपीसी में बहुत डिफाइन, लेकिन ये पहली बार निकल के आया कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मतलब अगर काम जहाँ महिला कर रही है वहाँ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको हम लोग एक अलग ऑफेंस की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, फिलहाल आपसे ये पूछता है कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या डिफाइन हुआ था। तो बच्चा आप लोग सभी लोग बताएंगे कि सर ऐसा हुआ था कि यहाँ बताया गया कि भाई एक नया ऑफेंस है, उस ऑफेंस का नाम क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक, अगला केस है शीला बरसे का केस। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि जो होती है, जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं ना, तो वो कैसे लागू होंगे भारत में कैसे? जैसे कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉ बना वो भारत में कैसे लागू होगा। शीला बरसे के केस में क्या बताया गया भाई कि रेक्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। जैसे कोई ट्रीटी अगर कोई भारत शामिल हो रहा है किसी चीज़ में इंटरनेशनल लेवल पे, तो पहले वो अपने यहाँ रेक्टिफिकेशन करा लेगा। जैसे स्टेट से पूछ लेगा, है ना, अगर पूरे स्टेट का मामला है तो हर स्टेट से बात करेगा, उनके वोट करवाएगा, तो जाके क्या करेगा, उसके बाद वो उस ट्रीटी को साइन करेगा। तो इसको बोलते हैं, इसमें यही कहा गया कि शीला बरसे में भाई अंतर्राष्ट्रीय विधि अगर आप लागू करना चाहते हैं तो पहले अपने यहाँ रेक्टिफिकेशन करा लें, मतलब कि सहमति ले लें लोगों से। ठीक, अगर सहमति मिलती है फिर आप आ जाएं इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने। ठीक, तो देखो मगन भाई पटेल के केस में यही आया कि ट्रीटी जो है, संधि जो है वो भारत में कैसे लागू होगी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखो भारत कोई संधि कर लेता है तो ऐसे संधि लागू नहीं होंगे। संधि लागू होने के लिए भाई क्या होना चाहिए? उसके लिए एक लॉ बनना चाहिए। जैसे कि जो भी संधि क्या होता है भाई? लॉ एक ही होता है। समझो कि अगर भारत ने कोई संधि शामिल कर ली, इसका मतलब अब भारत उसमें बाउंड है, वो इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन क्या वो अब भारत में लागू कैसे हो? तो जो संधि हुई है उसी को सीधे सीधे आप एक एक्ट बना लें अपने देश में भी, भारत में भी वही एक्ट बना लें और वही आपने उसी रूप में संधि की है। ठीक, आ रही बात? उसी रूप में आपने समझौता किया, जो समझौते में बातें लिखी थी वही आपने अपने देश में एक्ट बनाएंगे तब हम मानेंगे, ये कह रहा था कोर्ट कह रहा था लेजिस्लेशन बनाओ, एक्ट बनाओ तो मैं मान लूँगा। तो ये कह रहे थे मगन भाई वर्सेस पटेल के केस में। अगला है अल्फांसो केस। अल्फांसो का जो केस हुआ, अल्फांसो का केस जो है आपका एडीआर से रिलेटेड है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन से। ठीक, तो
तो अल्फांसो का जो केस हुआ उसमें कहा गया कि देखो भाई, आर्बिट्रेशन में जो भी मुद्दे सुनना चाहते हो सुनो, लेकिन चुनाव से संबंधित मुद्दे, क्रिमिनल लॉ से संबंधित मुद्दे कभी भी मीडिएशन में जा ही नहीं सकते, आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते। ठीक, इनके लिए क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, रेगुलर कोर्ट ही जाएंगे, है ना। चुनाव वाले मामलों के लिए जो चुनाव में विवाद हो या जो क्रिमिनल मैटर में विवाद हो, क्लियर है। ठीक, अच्छा, इसी से रिलेटेड एल चंद कुमार का केस है, लास्ट केस है एल चंद कुमार का केस। इसमें कहा गया कि भाई देखो, जो आर्बिट्रेशन है, जो आर्बिट्रेशन न्यायालय है ना, जो वो उनको पूरी एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं है, उनके जो जजमेंट होंगे उनको हाई कोर्ट सुनेगा। ठीक, हाई कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच होती उनको क्या करेगी, जांचेगी कि जो आर्बिट्रेशन ने किया क्या सही किया कि नहीं किया। तो ये एल चंद कुमार के केस में कहा गया कि एब्सोल्यूट क्या उनको पावर नहीं है, उसको क्या वो जांच का विषय है। ठीक, आर्बिट्रेशन में जो बातें डिसाइड हुई हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट केस थे, इसमें सारे इंपॉर्टेंट केस हैं।